स्मिता बहुत ही अकड़ू और खड़ूस टीचर थी। अभी कुछ दिनों पहले उसका तबादला गांव के एक स्कूल में हुआ। स्कूल में आते ही उसका पारा चढ़ गया। वह बोली, छी, कितना गंदा स्कूल है और यहाँ के बच्चे, ओ माय गॉड, डिसिप्लिन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। चेहरे से ही गरीबी झलकती है, पुअर कहीं के। हाँ। भाई सब चुप हो जाओ, नई मैडम आई हैं। आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। आज से मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर हूँ, समझे बच्चों? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ए लड़की, इधर आओ, ये कुर्सी साफ करो। कल से जब मैं क्लास में आऊं तो मेरी कुर्सी और ब्लैक बोर्ड साफ हो जाना चाहिए। शालू, लगता है मैडम जी तो बहुत गुस्से वाली है। मेघा मैडम जी तो इस तरह कभी नहीं बोलती थी। छिपकली सी मैडम है और एटीट्यूड तो देखो। चुप कर, अगर मैडम ने सुन लिया तो। ये क्या खुसर पुसर हो रही है तुम दोनों में? चलो खड़ी हो जाओ। कुछ नहीं मैडम जी, वो मैं शालू से। शालू का तो मैं आलू बना दूंगी। चलो दोनों इधर आ जाओ। तुमने फुल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? मैडम जी, मेरे पुराने जूते फट गए। मेरी मम्मी के पास अभी नए जूतों के लिए पैसे नहीं हैं। अगर कल जूते पहनकर नहीं आई ना तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी जूते ना पहनने की सजा ये है कि तुम धूप में नंगे पांव पूरा ग्राउंड साफ करोगी। और शालू, तुम्हारे बाल खुले क्यों हैं? मैडम जी, आज सुबह बाल गीले थे इसलिए बांधे नहीं। स्मिता ने अपने पर्स से कैंची निकाली और उसके बाल काट दिए। अनिका ने नंगे पांव पूरा ग्राउंड साफ किया, जिससे धूप से उसके पैर में छाले पड़ गए। अगले दिन स्मिता ने कहा, बच्चों, आज सब बच्चे मुझसे अपना अपना लंच चेक कराएंगे। मैं भी तो देखूं कि सबसे बढ़िया खाना आज कौन लाया है। जिस बच्चे का सबसे बढ़िया खाना होगा उसे मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दूंगी। हाँ मैडम जी, मैं आलू के पराठे लाई हूँ। मैं छोले चावल। अरे वाह, चलो अपने लंच मेरे पास रख दो और वहां बैठकर पढ़ाई करो। तब तक मैं खाकर बताती हूँ कि किसका लंच कैसा बना है। बच्चे भूखे रह गए और उनकी मैडम लंच चट कर गई। अनिका, तुमने अपना लंच नहीं दिया, तुम क्या लाई हो? मैडम जी, आज मैं लंच नहीं लाई। घर का राशन खत्म हो चुका था। अगर मम्मी राशन लाती तो फिर मैं जूते कैसे पहनती? ठीक है, चलो बैठो। कल से थोड़ा स्पाइसी खाना लाना अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। अब बच्चों को लगने लगा कि जितना अच्छा खाना लेकर जाएंगे मैडम उतने ही अच्छे नंबर देंगी। इसलिए बच्चों का दिमाग पढ़ाई से हटकर खाने में लग गया। वो बढ़िया से बढ़िया खाना स्कूल में लाने की कोशिश करते, लेकिन अनिका स्कूल में खाना नहीं लाती थी। क्लास में अगले दिन स्मिता ने पूछा, ये सारी क्लास मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रही है? अच्छा, खाना देख रहे हो। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम लोगों का खाना खाकर चेक करना पड़ता है। अगर तुम लोग खराब खाना खाकर बीमार पड़ गए तो? अगर तुम लोग बीमार हुए तो पढ़ाई का नुकसान होगा और फिर तुम फेल हो जाओगे। और सुनो, स्कूल की बातें अगर किसी ने अपने घर पर बताई ना तो उन्हें फेल कर दूंगी, समझे? वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, बढ़िया बेवकूफ बना रही हूं बच्चों का। बच्चों, टेस्ट हो गया हो तो कॉपी मुझे दे दो। नालायक बच्चों, किसी ने कुछ नहीं किया। ये अनिका भी तो इसी क्लास में पढ़ती है। इसने सारा टेस्ट किया है। आज तुम्हारी खैर नहीं। चलो सब मुर्गा बनो। स्मिता ने डंडा उठाया और बच्चों को मारने लगी। मैडम जी, हमें मत मारो, अब हम कभी नहीं हंसेंगे। तुम लोगों की आज की पनिशमेंट ये है कि सारे बच्चे स्कूल का संडास और क्लासरूम साफ करेंगे। मैडम जी, मेरा टेस्ट तो अच्छा गया है, क्या मैं भी? अच्छा हुआ तो क्या हुआ? जानती हूं कहीं से नकल की होगी। चलो तुम भी जाओ इनके साथ। स्मिता का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। डर की वजह से बच्चे ये बातें अपने घर भी नहीं बता पाते थे, क्योंकि स्मिता ने उन्हें फेल करने की धमकी जो दी हुई थी। स्मिता सब बच्चों का खाना खा जाती थी। 2 दिन बाद स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। उसने सोचा, क्या नई ड्रेस खरीदूं? क्यों ना क्लास के बच्चों से ही कुछ जुगाड़ किया जाए। अच्छा बच्चों,
ये बताओ किसकी मम्मी के पास सबसे अच्छी ड्रेस है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिसकी मम्मी की ड्रेस सबसे अच्छी होगी उसी लड़की को स्कूल के प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाएगा। अनिका ने अपनी मैडम को सबक सिखाने की योजना बनाई और बोली, सब बच्चों मेरी बात सुनो, आखिर हम मैडम की सारी बातें क्यों माने? हम लोग भूखे रह जाते हैं और वो नंबर बढ़ाने के चक्कर में हमारा सारा खाना चट कर जाती हैं। हमें कितना मारती हैं, न घर बताने देती हैं और न प्रिंसिपल को। सही कह रही हो अनिका, लेकिन हम क्या करें? कल फंक्शन है, मैडम ने कल भी खाना मंगाया है। जो भी बच्चा खाना लाए उसमें थोड़ा थोड़ा जमाल घोटा में लाकर लाना। मेरे पास है, ये लो सब डाल लेना। और ये खुजली की दवाई है, जो भी ड्रेस लाएगा ना इसे उसमें लगा देना, ताकि जब मैडम ड्रेस पहनकर देखें उन्हें खुजली हो जाए। उसके बाद ना तो वो किसी का खाना खाएंगी और ना किसी की ड्रेस पहनेंगी। अगले दिन सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स तैयार होकर मंच पर पहुंच चुके थे। स्मिता बच्चों से बोली, बड़ी देर कर दी, जल्दी से ड्रेस दिखाओ ताकि मैं तुम लोगों के लिए सिलेक्ट कर सकूं। मैडम जी आप तैयार हो जाइए, हम लोग तो खुद भी तैयार हो जाएंगी। आपका जीतना ज़रूरी है, आप हमारी क्लास टीचर हैं। जानती हूँ, अभी 1 घंटा है, तैयार हो जाती हूँ। मैडम जी पहले लंच चेक कर लीजिए, एक बार प्रोग्राम शुरू हो गया तो काफ़ी समय लग जाएगा। लगता है बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। फटाफट लंच बॉक्स दो। स्मिता ने खाना खाया और तैयार होकर जैसे ही स्टेज पर पहुंची, उसके पेट में गुड़गुड़ और शरीर में खुजली होने लगी। अरे अरे, ये मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ क्यों हो रही है? और उफ, ये खुजली। उसके बाद वह कभी तो स्टेज पर जाती, फिर वापस वॉशरूम की तरफ दौड़ती। पूरा स्टाफ उसे देखकर हंसने लगा। क्या हुआ स्मिता? मैम, पता नहीं, आज पेट बहुत खराब है और ये खुजली। आती हूँ मैम, रुका नहीं जा रहा। कुछ गलत तो नहीं खा लिया था आज? नहीं, कुछ गलत नहीं खाया। बच्चों के लंच का खाना तो बहुत बढ़िया था, बस वही खाया था। उफ, ये खुजली। लगता है इस ड्रेस में ही कुछ गड़बड़ है। ये ड्रेस कहाँ से ली? मुझसे गलती हो गई जो मैंने शालू की मम्मी की ड्रेस पहनी। इसे जल्दी से उतार देती हूँ। पहले वॉशरूम जाती हूँ। सारा स्टाफ चौंक गया कि स्मिता ने बच्चों का लंच खाया और एक बच्चे की मम्मी की ड्रेस पहनी है। प्रिंसिपल ने उसकी क्लास के बच्चों को बुलाया तो अनिका ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। स्मिता वॉशरूम से आई तो प्रिंसिपल ने कहा, सही सजा दी बच्चों ने तुम्हें। तुमने इन मासूम बच्चों के साथ इतने अत्याचार किए, उसके सामने ये सजा बहुत कम है। वो तो शुक्र है अनिका का जो सच्चाई सबके सामने ला दी, वरना तुम तो बच्चों के साथ हमेशा अत्याचार करती रहती। मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इन बच्चों को बहुत सताया है, मैंने इन पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरे बच्चों और मेरे परिवार का क्या होगा? बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरे स्कूल के सामने माफ़ी मांगती हूँ। ऐसा अब कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे सस्पेंड मत करना प्लीज़। जानती हो स्मिता, ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम्हारे खिलाफ सबूत रहेगा। अगर तुमने ऐसा कभी दोबारा किया तो ये वीडियो सीधे पुलिस में जाएगी। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। अब मैं बहुत अच्छी टीचर बनकर दिखाऊंगी। और उसके बाद स्मिता एक अच्छी टीचर बनकर बच्चों को प्यार से पढ़ाने लगी। दीपा जिंदगी के उस दौर से गुजर रही थी जहां पहुंचकर इंसान अक्सर हार जाता है। शराबी पति के गुर्दे खराब होने की वजह से मौत हो गई। वसीयत के नाम पर वह कुछ छोड़कर गया भी तो 2 बच्चे, बूढ़ी बीमार सास और बड़े भैया के घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा। ऐसे में दीपा खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रही थी। अम्मा, जेठानी जी के ताने सुनकर थक गई हूँ मैं। क्या करूँ मैं? ऊपर से ये 2 बेटियाँ।
अकेली होती तो जाकर कहीं भी पेट भर लेती, लेकिन आपको और इन बच्चियों को छोड़कर कहाँ जाऊं? बहू, तुम तो जानती हो कि बड़की बहू कितनी जालिम है। जब से राघव गुजरा है तब से नाक में दम किए हुए है। अम्मा, इस घर में हमारा भी तो हिस्सा है। उन्होंने जो भी कमाया सब अपनी भाभी के हाथ में रख दिया, और वैसे भी ये पुश्तैनी जमीन है तो इस घर में हमारा भी तो बराबर का अधिकार है। बहू, लालच आ गया बड़की बहू के मन में। देख लेना, बुरा करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। भगवान सब देखता है। दीपा अपनी सास के घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी और कहने लगी, अम्मा, चिंता तो आपकी है, बाकी मैं तो अपनी बच्चियों के साथ फुटपाथ पर भी रह लूंगी। तभी बाहर से सुधा के चिल्लाने की आवाज आई। अरे मनहूस कहीं की, अपने पति को खा गई, अब क्या हमें खाकर जाएगी यहाँ से? चली क्यों नहीं जाती अपना सामान उठाकर? कब्जा करके बैठ गई है कि जाने का नाम ही नहीं लेती। अम्मा बाहर आकर बोली, भगवान से डरो बड़की बहू, वो बेचारी कहाँ जाएगी 2 बेटियों को लेकर? कहीं भी जाए मेरी बला से, और आप भी उसकी बहुत तरफदारी करती हैं, तो आप भी उसके साथ ही चली जाना। वो ऐसे तो जाने वाली है नहीं। आज मैं ही उसका सामान बाहर फेंक देती हूँ। हाँ। सुधा ने उसका सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया। दीपा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सुधा का दिल नहीं पसीजा। उसने उन सबको बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बहू, अब हम कहाँ जाएंगे? अम्मा, जिस जमींदार के खेतों में काम करती हूँ उनसे पूछ कर आती हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए। दीपा ने जब जमींदार के यहाँ पहुंचकर मदद मांगी तो जमींदार बोला, अरे मेरे यहाँ धर्मशाला नहीं खुली, ऐसे तो यहाँ कितने लोग मजदूरी करते हैं। मैं सबको रहने की जगह देने लगा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। मालिक, कुछ तो मदद कर दो, चाहे एक झोपड़ी का ही आसरा दे दो। मेरी बूढ़ी सास और लड़कियां हैं, उन्हें कहाँ लेकर जाऊं? जमाना बहुत खराब है मालिक। अरे पीछे हटो, मेरे पैर छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, कुछ समय पहले खेत में काम करने वालों के लिए एक शौचालय बनवाया था, लेकिन सब शौच के लिए खेत में ही जाते हैं, वो ऐसे ही बंद पड़ा है, तुम उसमें रह सकती हो। दीपा हाथ जोड़ते हुए बोली, डूबते को तिनके का सहारा काफी है मालिक, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीपा ने उस शौचालय की साफ सफाई करी और अपनी सास व बेटियों के साथ शौचालय में रहने आ गई। बड़ी बेटी रीमा ने पूछा, माँ, अब हम क्या शौचालय में रहेंगे? ये तो इतना छोटा है। जब तक रहने के लिए कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता तब तक रहना तो पड़ेगा बेटी। अब दीपा उसी में खाना बनाती, उसी में खाती और सब उसी में सो भी जाते। जब ज्यादा गर्मी लगती तो वो लोग चादर बिछाकर बाहर लेट जाते थे, लेकिन बरसात शुरू हो चुकी थी। ये सोचकर दीपा परेशान रहने लगी। एक दिन रीमा बोली, माँ, माँ, सांप, माँ, सांप, बचाओ, बचाओ। दीपा जल्दी से उठी और लालटेन जलाकर देखा तो एक सांप शौचालय की दीवार पर रेंग रहा था। अब दीपा क्या करे? बाहर बारिश का पानी भरा हुआ था और अंदर सांप। ना तो हालात बाहर निकलने के थे और ना अंदर रुकने के। उसने अपनी जान पर खेल कर सांप को हाथ से पकड़कर बाहर फेंक दिया और वह जोर जोर से रोने लगी। सांप तो तुमने फेंक दिया बहू, अब क्यों रोती हो? दीपा रीमा और गिन्नी को गले से लगाते हुए बोली, अगर आज सांप आप लोगों को काट लेता तो मैं क्या करती अम्मा? न जाने अपनी छत कब नसीब होगी। जितना कमाती हूँ सब रोज खर्च हो जाता है, फिर घर कैसे बनाऊंगी? कई दिन लगातार बारिश होती रही। शौचालय में भी बारिश का पानी आने लगा था। उधर से रोज एक महिला अनन्या गाड़ी में जाती थी। वह रोज उन्हें शौचालय में खाना बनाते देखती। एक दिन अनन्या ने गाड़ी से उतरकर दीपा से पूछा, बहुत दिनों से तुम्हें शौचालय में खाना बनाते हुए देखती हूँ, आखिर तुम शौचालय में खाना क्यों बनाती हो? घर नहीं है, इसीलिए शौचालय में रहकर गुजारा कर रहे हैं। घर नहीं है, शौचालय में रह रही हो? कितने दुख की बात है।
सरकार ने गरीब लोगों के लिए सरकारी आवास योजना शुरू की है। आप तहसील में जाकर आवेदन कीजिए, सरकार आपको घर जरूर देगी। लेकिन वहाँ हम जैसों की सुनेगा कौन? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। अगले दिन वह तहसील पहुंची। दीपा एक महिला से कहती है, मुझे सरकारी आवास योजना के लिए आवेदन करना है। तो आवेदन कैसे होगा? अभी क्या फुटपाथ पर रहती हो? शौचालय में। सारे लोग दीपा का चेहरा देखने लगे। दीपा ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं और मेरा परिवार शौचालय में रहता है, इसीलिए मैं आवेदन करने आई हूँ। महिला ने उसे एक फार्म दिया, जिसे दीपा ने किसी की मदद से भर दिया और जमा करके आ गई। 3 महीने गुजर गए। आवेदन तो मैंने किया था अम्मा, लेकिन पता नहीं घर कब मिलेगा। एक बार जाओ बहू, वहीं पता करके आओ। दीपा फिर से वहीं पहुंची और बोली, मैडम जी, मेरे आवेदन का क्या रहा? वो हमारा घर प्रोसेसिंग में है, देखो कब तक अप्रूव होगा। मतलब ये कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ आवेदन करते हैं। अब सब हमसे ऊपर वालों के हाथ में है। ये ऊपर वाले कौन है? मंत्री लोग हैं। ज्यादा जल्दी है तो सरकारी दफ्तर चली जाओ। दीपा सरकारी दफ्तर पहुंची। वहां जाकर कुर्सी पर बैठे आदमी से बोली, सर, मैं रोज रोज काम छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकती। इस तरह तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने तो फाइल डीलर के पास भेज दी है, आप जाकर उनसे पता कर लीजिए। दीपा डीलर के पास पहुंची और बोली, सर, मेरी फाइल आई होगी। अच्छा, अभी ठेकेदार आपसे मिला नहीं? अरे बिना खाए पिए कोई आगे नहीं बढ़ता, कुछ खिला पिला देना, काम हो जाएगा। मैं 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हूँ। अगर पैसे होते तो मैं शौचालय में क्यों रहती? अरे तो जाओ अपने शौचालय में ही रहो। दीपा रोते हुए घर आ गई। अगले दिन दीपा अपनी दोनों बेटियों और सास के साथ सरकारी दफ्तर के सामने बैठ गई। भूखे प्यासे 3 दिन हो गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तभी अंदर से अनन्या निकली, जिसने दीपा को सरकारी आवास योजना के बारे में बताया था। अनन्या ने हैरानी से पूछा, अरे आप यहाँ इस हालत में? 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हूँ। 3 दिन से हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी यहाँ कोई नहीं सुन रहा। अनन्या ने दीपा को उठाया और अंदर जाकर सबकी डांट लगाई। अगर 4 दिन के अंदर इनका घर बनकर तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगी। 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दीपा का पक्का घर तैयार था। अनन्या बोली, अब तुम्हें शौचालय में रहने की जरूरत नहीं। आज से ये तुम्हारा अपना घर है और अम्मा को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाएगी। साथ में तुम्हारी बेटियों का दाखिला भी सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शायद आप बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिसकी वजह से मुझे सिर छिपाने के लिए घर मिल गया, वरना 6 महीने से वो लोग मुझसे चक्कर कटवा रहे थे। मैं यहाँ की डीएम हूँ। मेरे रहते हुए अब तुम्हारी तरह कोई शौचालय में नहीं रहेगा। आप और डीएम? मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाई। अनन्या मुस्कुराकर वहां से चली गई। दीपा अब अपने बच्चों और अम्मा के साथ नए घर में रहने लगी। आज हजारों लोग ऐसी ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। सबकी मदद करने के लिए अनन्या नहीं आती। इसीलिए सरकार को ऐसे गरीब और बेघर लोगों के बारे में सोचना चाहिए।